गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सभी लेक्चर्स अपनी ग्रामर की बुक कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 प्रोज। प्रोज में फर्स्ट लेसन है, जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। फर्स्ट लेसन है ए गर्ल विद बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। पहले मैं थोड़ा सा इस लेसन के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ अबाउट द लेसन। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप सभी अपनी जो प्रोज की टेक्स्ट बुक है उसे खोल करके रखिए अपने सामने। मैं यहाँ पर आपको पैरा वाइज हिंदी में ट्रांसलेट करता हुआ चलूंगा, जिसको आप अपनी किताब में देखते रहेंगे साथ साथ। सबसे पहले अबाउट द लेसन। विलियम सी डगलस was a judge of the Supreme Court of America. He happened to be in India and was on his way to Ranikhet from Delhi. During this short journey, he got a feel of the pulse of India. He was very impressed by the attitude of a 9-year-old girl. A beautiful 9-year-old girl left, felt disappointed as she was not lucky enough to sell something to the author. The author felt pity for her and put a few coins in one of her baskets. The child, with all pride and grace, refused to accept the money and returned it to the author. Now the author had no option but to buy her basket. यहाँ पर विलियम सी डगलस, जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया ही विजिटेड टू इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के जज विलियम सी डगलस भारत में घूमने के लिए आए और उन्होंने दिल्ली से रानीखेत तक का अपना एक सफर किया, जो छोटा सा सफर था। उस सफर के दौरान उन्होंने भारत की भावनाओं को टटोलने का प्रयास किया और जहां पर उन्होंने देखा कि एक 9 साल की एक छोटी सी लड़की, जिसने उन्हें बहुत ही प्रभावित किया। वो एक सुंदर सी 9 साल की बच्ची, जब उसका कोई सामान नहीं बिक रहा था तो उस बात से जो राइटर है विलियम सी डगलस, वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए, परेशान हुए और उन्होंने उस लड़की की मदद करने के लिए कुछ पैसे जेब से निकाले और वो उस छोटी बच्ची के हाथ पर रख दिए, क्योंकि वह अब और बास्केट्स नहीं खरीद सकते थे क्योंकि उनके हाथ भर चुके थे। परंतु वो जो छोटी बच्ची थी, उसने बड़े गर्व के साथ वो पैसा लेने से मना कर दिया और इस पैसे को वापस राइटर के हाथ पर रख दिया। Now the author had no option but to buy her basket. और अब लेखक के पास उसकी टोकरी खरीदने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। The behavior of the girl gave the author a glimpse of a child's spirit. She showed exemplary passion for self-respect and self-reliance. और इस प्रकार से उस बच्ची के व्यवहार ने राइटर को एक
उदाहरण प्रस्तुत किया कि भारत के छोटे बच्चे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कितना महत्व देते हैं। The author admits that he had fallen in love with India on this account. और राइटर कहता है कि उस बच्ची के इस व्यवहार को देख करके वह भारत से प्यार करने लगा था। अब मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ वाइज हिंदी। आप अपनी किताब खोलिए, फर्स्ट पैरा दैट आई लैव से शुरू होता है एंड रिपोर्ट पर खत्म होता है। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली से लेखक हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए चला और बरेली तक रेलगाड़ी से गया और रानी खेत तक कार से। रानी खेत अंग्रेजों की पुरानी सैनिक छावनी है जो 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हिमालय का भूभाग है। रेलगाड़ी धीमी गति से जा रही थी और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती हुई चल रही थी। गाड़ी के रुकने के प्रत्येक स्थान पर जब राइटर अपने डिब्बे का दरवाजा खोलता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था, प्लेटफॉर्म लोगों की भीड़ से भरे हुए थे, जिनमें सभी प्रकार के व्यक्ति, सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और ढीले ढाले सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था। लगभग 3 व्यक्तियों से बात करने पर राइटर को कोई एक व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वह सांसारिक मामलों पर, प्रत्येक बड़े बड़े विषय पर और प्रतिदिन के समाचार जानने के लिए लोगों से बातचीत किया करता था। इस प्रकार वह देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहा था और सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध मत को परखता था। सेकंड पैराग्राफ, द रूट ले, और लास्ट में आपका जो अंतिम शब्द है इस पैराग्राफ के, ड्रैप बॉल्स। सेकंड पैराग्राफ, रास्ता भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से होकर के गुजरता था जिसे ऊपरी गंगा नदी का मैदान कहते थे, जो समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, किंतु गर्म था। गंगा भूरी बली हुई मिट्टी से भरी हुई बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई बह रही थी और उसके बहाव ने हजारों एकड़ धान के खेतों को लबालब डुबो रखा था। इसके उत्तर में जंगल थे जिनमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी और कहीं कहीं पर पेड़ों तथा झाड़ियों के झुरमुट भी खड़े हुए थे। इन झुरमुटों में चीते, हाथी, अजगर और जहरीले सांपों के घर थे और सभी स्थानों पर समतल धरती आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी, किंतु कहीं पवित्र बरगद के पेड़ या पाखड़ के पेड़ों की कतारें थी जिनका आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले एल्मस वृक्षों के समान था। दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म और नम हवा बह रही थी। स्टेशनों पर कुछ नर बंदर तथा कुछ मादा बंदर, जिनसे उनके बच्चे चिपटे हुए थे और पेड़ पर चढ़े हुए थे, पेड़ों पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे। जिन गांवों में से हम गुजरे उनकी दीवारें पानी तथा गोबर मिलाकर के मिट्टी से लीपी गई थी। उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के
गट्ठरों को बांस के ऊपर बांध करके वो छप्पर बनाए गए थे। जो जैसे आपने देखा होगा पुराने मकानों में आज भी अगर आप जाएं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं या गंगा के खादर के क्षेत्र हैं, वहां पर इसी प्रकार के मकान आज भी बनाए जाते हैं जो बारिश से बचाव करते हैं, और वो ढालदार होते हैं, जो ढालदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए। उस दिन कद्दू की बेलों पर जो उन पर फैली हुई थी, और छप्पर के ऊपर कद्दू की बेलें फैली हुई थी, और उन बेलों के ऊपर फल लदे थे, फूल लगे हुए थे। ये बेलें नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई। पैसेज नंबर 3, एट वन स्टेशन ट्यून द स्ट्रीट्स। आप सभी, जो मैं आपको पैराग्राफ का नंबर बताता हूँ और पहले और आखिरी शब्द बताता हूँ, उन सबको मिलाकर के साथ साथ अपनी किताब में देखते रहें। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के लेखक के क्रम में रुकावट पड़ गई। जो ही वह लेखक नीचे उतरा, उसे छोटे छोटे बच्चों के एक झुंड ने घेर लिया। ये हाथ से बनी हुई सरकंडे की साधारण रूप से और छोटी छोटी टोकरियां बेच रहे थे। उनमें उन टोकरियों को अपने हाथ से ऊंचा पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। राइटर उन बच्चों के शब्दों को नहीं समझ सका, किंतु उनके शब्द उनकी इच्छा ठीक से व्यक्त कर रहे थे। अर्थात वो राइटर उनका अर्थ समझ चुका था कि ये बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। ये शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आदेश हुआ तो लाखों लोगों को विवश होकर अपने पूर्वजों के बसाए मकान छोड़ करके वहां से भागना पड़ा। लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और धार्मिक और भय के उन्माद से वो भारत आए। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उस समय धार्मिक दंगे भड़क गए थे। हिंदू मुस्लिमों को और मुस्लिम हिंदुओं को आपस में एक दूसरे को की जान के दुश्मन थे, और इस प्रकार से लोग जहां पर भी वो सुरक्षित महसूस करते थे वहां पर भाग रहे थे। वहां से चलते समय वे बहुत गरीब व्यक्ति थे, क्योंकि वो जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो वो लंबी यात्रा थी, उसमें जो सामान वो उठा सकते थे वही सामान उन्होंने लिया जो रास्ते में ले जा सकते थे। और जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा की, तब वे धीरे 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 उनके पास पैसा भी खत्म होता चला गया और सामान भी खत्म हो गया, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा सामान था जो वो अपने साथ ला सकते थे, केवल वही था, और वो धीरे 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 रास्ते में खत्म होता चला गया। शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अपनी यात्रा प्रारंभ करने के कुछ ही दिनों बाद वे भूख की कमजोरी के कारण रास्ते में ही गिर गए। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, लॉकडाउन में चलते हुए आपने न्यूज में सुना होगा कि कुछ मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते थे, वहां से अपने स्थानों को लौट रहे हैं, और इस प्रकार से उनकी परिस्थितियां बहुत भयावह हैं और दुष्कर हैं, जो कि पैदल ही वहां से हजारों मील की यात्रा, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल ही कर रहे हैं। कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई कैसे, विवश होकर के भूखे प्यासे अपने गांव पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो एक जद्दोजहद केवल जीवन यापन की है, परंतु उस समय तो जिंदगी और मौत का सवाल था। भारत का पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह थी। आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी यात्रा प्रारंभ करने के बाद
वे भूख और कमजोरी के कारण रास्ते में ही गिर जाते थे, और कुछ लोग तो जब जहां गिर गए वहीं मर गए, वो उठ नहीं पाए। टोकरी बेचने वाले ये बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार शहरों में इकट्ठे हो गए थे, छोटी छोटी दुकानें लगा रखी थी और छोटी छोटी वस्तुएं बनाते थे, और उन्हें बाजारों में, जो पहले से ही बहुत व्यापारी बाजार में उस समय विद्यमान थे, उनसे प्रतियोगिता करनी पड़ती थी और अपनी आजीविका कमाने की एक जद्दोजहद, एक बहुत बड़ी कोशिश ये लोग कर रहे थे। और कपड़े या घास का छप्पर सा बनाकर वे सड़कों के किनारे या रेलवे स्टेशन के किनारे या गलियों के किनारे वो उन झोपड़ियों में रहते थे। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 4। द पीजेंट हैड सीन। इन शरणार्थियों में जो किसान थे, वो अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे। जैसा कि आज हर व्यक्ति लॉकडाउन में कोरोना वायरस के कारण अपने घर में कैद है, और जो उसके पास थोड़े बहुत संसाधन हैं, उन संकुचित संसाधनों से ही अपना गुजारा करने में अभ्यस्त होना चाहता है या अभ्यास कर रहा है। उसी प्रकार से उस समय जो इन शरणार्थियों में किसान का काम करते थे, वो अपना थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, आदी थे, क्योंकि एक किसान की सालाना आमदनी औसत $100 से अधिक नहीं थी। साधारण श्रमिक की औसत आय प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से भी कम थी। दिन भर में उन्हें एक बार भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरा दाल या मट्ठा और शायद बकरी के दूध के पनीर का टुकड़ा होता था। चाय, कॉफी, चर्बी, यानी कि आप कह सकते हैं मीट, चाय, कॉफी, मीट या मांसाहार, मिठाइयाँ या मांस बिल्कुल नहीं मिलता। $100 प्रति वर्ष एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते। फिर इतनी छोटी सी रकम गरीब लोगों को टोकरियां बेचकर अपनी आजीविका चलाना बड़ा कठिन कार्य था। निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डी दल के समान टूट पड़े। बच्चों ने मेरे विषय में सोचा कि एक अमेरिकन होने के नाते मैं अवश्य ही एक धनी ग्राहक होऊंगा, और विदेशी होने के नाते मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था, एक बहुत बड़ा ग्राहक था जो सबकी टोकरियां खरीद सकता था, जो आज सबको इतना पैसा दे सकता था कि वो आज आसानी से अपना खाना खा सके। पैराग्राफ नंबर 5। थॉट वन एनीहाउ। कुछ आने में, पहले आना चलता था, जैसे अब रुपया चलता है, पहले आना होता था। 6 पैसे का लगभग एक आना होता था, 1 रुपए में 16 आने होते थे। कुछ आनों में राइटर ने एक छोटी टोकरी खरीदी, दूसरी कुछ अधिक पैसों में एक फल की टोकरी खरीदी, और 1 रुपए में एक सुंदर टोकरी अपना डस्टबिन बनाने के लिए खरीदी। 1 रुपए की एक सुंदर सिलाई टोकरी, बहुत ही प्यारी सी टोकरी थी। 1 या 2 आने में कुछ पंखे, हैंड फैन, जैसे आज तो हम लोग बहुत कम जानते हैं हैंड फैन के बारे में, क्योंकि हाथ के पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है, सभी घर में इन्वर्टर और बिजली लगी हुई है। परंतु उस समय हैंड फैन
लोग बाग यूज़ करते थे। सब जगह बिजली नहीं थी और इलेक्ट्रिक फैंस भी नहीं थे, तो हाथ से हवा करने का कार्य करते थे। तो कुछ पंखे, 2 आने में कुछ पंखे खरीदे। राइटर कहता है कि राइटर के दोनों हाथ भर गए और उसके 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए। बच्चे अपने सामान के विषय में शोर मचाते हुए राइटर के निकट आ गए। राइटर ऐसा महसूस होता था कि जैसे एक कैदी के समान हो और चारों तरफ से उसको किसी फौज ने घेर लिया हो और वो हिलने डुलने में भी असमर्थ। सबसे परिश्रमी तथा जोर देकर अपना माल बेचने वाली 9 साल की एक बालिका ठीक राइटर के सामने खड़ी। उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली टोकरी थी और वह इसके लिए 1.5 रुपया, लगभग 30 सेंट चाहती। वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस प्रकार अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी और ऐसे स्वर में विनती कर रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दया जागृत हो जाए। पैसेज नंबर 6, माई आर्म्स वर सोल ऑफ इंडिया। राइटर की दोनों भुजाएं, राइटर कहता है कि मेरी दोनों भुजाएं सामान से भर चुकी थी। दोनों हाथों में सामान था। दूसरी टोकरी की न आवश्यकता थी और न ही मेरे घर में कोई स्थान था। अपनी टोकरियों तथा पंखों को बाईं भुजा पर साधते हुए राइटर ने अपने कोट की दाईं जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रेजगारी यानी मुट्ठी भर सिक्के अपनी जेब से जो निकाल सकता था वो निकाले। संभवतः वो लगभग 15 सेंट होंगे, यानी 75 पैसे। उसने टोकरी, उस राइटर ने वो सिक्के निकाले और उस छोटी लड़की की टोकरी में रख दिया। जब राइटर ने उसे यह समझाने का प्रयास किया कि मेरे पास अब टोकरी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके स्थान पर मैं तुम्हें ये पैसे उपहार देकर के तुम्हारे जीवन यापन में कुछ सहयोग करना चाहता हूं या तुम्हारा कुछ सहायता करना चाहता हूं। परंतु तुरंत ही राइटर ने अनुभव किया कि उसके साथ कितना अनुचित किया गया है। किसके? उस 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो उसने पैसे देकर के किया, वो गलत किया क्योंकि उसके स्वाभिमान को ठेस लगी। 9 वर्ष के बच्चे ने जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और भूख से मरने के निकट था, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, अपना हाथ टोकरी में डाला और एक स्वाभिमानी स्त्री के समान अपने अंदर गौरव को पैदा करते हुए गौरव के साथ और उसका सारा धन, जो पैसा राइटर ने दिया था, राइटर को वापस लौटा दिया। अब राइटर केवल एक ही काम कर सकता था और वो था उसकी टोकरी खरीदने का। इसीलिए राइटर ने उसकी टोकरी खरीद ली। उस लड़की ने अपनी आंखें पोंछी, मुस्कुराई और प्लेटफार्म से नीचे कूद गई तथा घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में एक और चल, जिसके सदस्यों को आज रात का कम से कम 30 सेंट तो मिलेंगे ही। 30 सेंट की कमाई उन्होंने की। जब राइटर अपने उस ट्रिप से वापस दिल्ली आए, तब उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेहरू जी को जब ये बातें सुनाई तो उन्होंने कहा कि यही एक कारण है कि मैं भारत से प्यार करने लगा हूं, क्योंकि भारत के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। मैंने भारत के लोगों को देखा, गांव में रहने वालों को भी और ऊंचे पदों वाले व्यक्तियों को भी देखा। उन सभी में एक समानता है। वो क्या है? उनमें गौरव, शालीनता एवं उच्च नागरिकता की भावना, ये सब में समान रूप से देखने को मिलती है। उनमें स्वतंत्रता के प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। इस सुंदर बच्चे ने, जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुआ था, मुफलिसी में पैदा हुआ था, जो रोटी की कीमत को बहुत अच्छी तरह जानता था तथा सही भाषा और उच्च आचरण से अनभिज्ञ था, उसने उस लेखक को भारत के लोगों की महान भावना की एक झलक दे दी थी। और यही हमारा देश है, यही हमारे देश की संस्कृति है। ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसकी ट्रांसलेशन आपको बताई है पूरे लेसन की। इस पूरे लेसन की ट्रांसलेशन को आप आज घर में बैठ कर के प्रैक्टिस करेंगे, पैरावाइज पढ़ते रहेंगे और इस ट्रांसलेशन को सुनेंगे वीडियो से देखते हुए, और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखाएंगे और एक्सप्लेनेशन लिखना बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद।